अच्छा, आज हम ना लॉग आउट को पढ़ेंगे। और लॉग आउट जो है वो किस तरह करेंगे वो सोचते हैं थोड़ा। कि लॉग आउट जो है वो लॉग इन का जो है वो अल्टरनेट है। तो हमने ये तो कर लिया था, कुकीज़ और सेशन एक्सपायरेशन और बी क्रिप्ट। आज नंबर 4 लॉग आउट की फंक्शनैलिटी को इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, तो प्रॉपर सेशन इनवैलिडेशन। ठीक है, तो लॉग आउट की फंक्शनैलिटी होगी कैसा है सोचते हैं थोड़ा। तो इसमें लॉग आउट के लिए हमें पहले ये सोचना चाहिए कि लॉग आउट हम कर क्यों रहे हैं। लॉग आउट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लॉग इन हम उसे अपनी वेबसाइट पर नहीं रहने देना चाहते। अभी हमारे पास एक ऐसी एपीआई मौजूद है जो लॉग इन के बाद ही चलती है। तो पहले तो हम ये लिखते हैं कि हमारे पास एपीआईज हैं कितनी मौजूद। आए ज़रा राउटर के फोल्डर में चलते हैं। राउटर राउटर के अंदर साइन अप है, लॉगिन है, होम है, तीन चीज़ें हैं। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर साइन अप, लॉग इन, होम। अब आपको पता है कि साइन अप जो है, क्या इसे लॉगिन की ज़रूरत है? इसे लॉगिन की ज़रूरत नहीं है। नो सर। अच्छा, लॉगिन की ज़रूरत है। लॉगिन को लॉगिन की मैं ये लॉगिन कह रहा हूँ, लॉगिन गलत कह रहा हूँ ना। लॉगिन करते हैं ना जब आप, तो आपको मिलता है एक सेशन आईडी। लॉगिन इज इक्वल टू सेशन आईडी। तो हमें लॉगिन नहीं, सेशन आईडी लिखना चाहिए। क्या साइन अप करते हुए क्या मुझे सेशन आईडी की ज़रूरत है? नहीं है। क्या लॉगिन नहीं। करते हुए मुझे सेशन आईडी की ज़रूरत है? बताएं। जी है। जी सर। जी सर। नहीं है। क्या होम के एपीआई पर सेशन आईडी होना लाजमी है? बिल्कुल। जी। अगर राइट। आपके पास लॉगिन की एपीआई को यूज़ करने के लिए सेशन आईडी नहीं भी है तो क्या हुआ, वो नहीं बना देगा। लेकिन होम के एपीआई को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास सेशन आईडी पहले से बनी हुई होनी चाहिए। तो ठीक है, अब ये सेशन आईडी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये वाला है शायद। पता है क्यों? क्योंकि इसको मैं ऑरेंज कर देता हूँ। क्योंकि जो होम है ना, वो एक ऐसी एपीआई है जिसके ऊपर आप लॉगिन करके ही विजिट कर सकते हैं। तो मुझे सेशन आईडी को डिलीट करना है ताकि ये होम की एपीआई यूज ना कर पाए। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई। तो एक बनेगा लॉग आउट। अब ये लॉग आउट ये करेगा कि सेशन आईडी को ये करप्ट करेगा या डिलीट करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये डिलीट हो जाएगी हमारी सेशन आईडी लॉग आउट के एपीआई से। तो आप मुझे ये बताएं कि जो सेशन आईडी है वो लॉगिन ने तो बना दिया। ठीक है, अब ये अगर लॉग आउट इसको डिलीट कर देगा तो ये सेशन आईडी तो मैं खो दूंगा। मुझे डेटाबेस के अंदर से रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करना चाहिए। मतलब भले वो सेशन आईडी एक्सपायर हो गई, लेकिन वो सेशन आईडी एक्सपायरेशन से पहले भी तो काम कर रही थी ना। तो उसका रिकॉर्ड तो होना चाहिए। जैसे कि आप अगर, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हुआ ये कि मेंटेनेंस जब आप देते हैं ना, अब
अब चाहे अब अपने अपार्टमेंट के मेंटेनेंस को दें या अपने सोसाइटी के मेंटेनेंस को दें, तो एक बंदा आता है, वो आप उसको पैसे देते हैं, वो मेंटेनेंस की आपको पर्ची बनाकर दे देता है। अब वो जो मेंटेनेंस की पर्ची है ना, वो हर मंथ के हिसाब से होती है। अभी करंट मंथ नवंबर है, आपने नवंबर की पर्ची ले ली, उसको पैसे दे दिया। अब दिसंबर में वो बंदा दोबारा आएगा पैसे लेने। अब वो क्लेम कर रहा है आके कि आपने नवंबर के पैसे ही नहीं दिए, उसके रजिस्टर में लिखा हुआ है नवंबर के पैसे नहीं दिए आपने। तो आप उससे क्या कहेंगे? आप उससे ये कहेंगे कि मेरे पास तो पर्ची है, मैं लेकर आता हूँ, दिखाता हूँ मैं। अब जब आप उसको ये दिखाएंगे तो वो कहेगा हाँ ठीक है, अब आप दिसंबर के दे दें, आपके एक ही महीने के पैसे। लेकिन अगर आप ये नवंबर के मेंटेनेंस के पैसे दे दें और ये पर्ची फाड़ के फेंक दें, तो अब आप इसको कैसे क्लेम करेंगे? फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर 2 महीने के पैसे देने पड़ेंगे। तो मतलब ये है कि हमें इसको डिलीट तो नहीं करना चाहिए। ये बात तो समझ आ रही है, ये सेशन आईडी डिलीट नहीं करते। डिलीट कर दिया तो खो देंगे हम तो करते ये हैं कि सेशन आईडी के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी डाल देते हैं, उस प्रॉपर्टी को उस प्रॉपर्टी को ये कहते हैं कि भाई सेशन आईडी के टेबल में ना, टेबल उसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि शायद एक आईडी है टेबल में, आईडी के बाद एक है यूज़र आईडी है शायद, यूज़र आईडी के बाद है क्रिएटेड टाइम है, क्रिएटेड ऐड के नाम से था। हम इसमें एक प्रॉपर्टी डाल देते हैं जो कि उसको हम कह सकते हैं इज एक्सपायर, और इसको हम पता है बूलियन प्रॉपर्टी बना देंगे। बूलियन के मतलब है कि अगर ये ट्रू है तो मतलब एक्सपायर हो गया, ये सेशन आईडी एक्सपायर हो गई है। अगर ये फॉल्स है तो सेशन आईडी एक्सपायर नहीं हुई है। अब इससे क्या होगा कि हमारी सेशन आईडी जो है वो हम रख सकते हैं एक्सपायरेशन के बाद भी। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मैं? आपको ये समझ आ रहा है मैं क्या सर कह रहा हूँ? सर जब दो देखिए हम इस तरह करेंगे कि जो इज एक्सपायर है उसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। 7 डेज के बाद जो एक्सपायर हो रही है चीज़, जैसे हमारी कुकी या सेशन आईडी, मेन सेशन आईडी एक्सपायर हो रही है, तो 7 डेज के बाद हम कहेंगे कि भाई ये वैल्यू चेंज होकर फॉल इज एक्सपायर ट्रू हो जाए। फॉल्स के मतलब तो सेक्शन आईडी एक्सपायर नहीं है ना, ट्रू के मतलब एक्सपायर है। तो ये 7 दिनों के बाद ये ट्रू हो जाए, एक तो उसकी ट्रैकिंग हम इससे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि इस प्रॉपर्टी को बनाने का मकसद ये था कि इससे पहले हम ये सोच रहे थे कि आईडी को ही डिलीट कर दें जब ये एक्सपायर हो जाए, लेकिन फिर मैं रिकॉर्ड खो दूंगा सेशन आईडी का, मैं बता ही नहीं सकता कि ये यूज़र पिछली दफ़ा कब लॉग इन हुआ था। तो इसके मतलब सेशन आईडी बनी 7 दिनों के बाद, इस एक्सपायर की प्रॉपर्टी को हमने कर दिया ट्रू, तो अब ये सेशन आईडी हो गई है एक्सपायर, लेकिन है हमारे डेटाबेस में ही रखी हुई। कभी अगर आपको देखना है कि ये नवंबर के महीने में या मार्च अप्रैल के महीने में कब लॉगिन हुआ था ये बंदा, तो आप उसकी सेशन आईडी से देख सकते हैं कि ये हाँ मार्च के महीने में कब लॉगिन हुआ है ये बंदा। हालांकि मार्च तो 4-5 महीने पहले की बात हो गई, लेकिन आप वो भी देख सकते हैं इसके एक्सपायर्ड सेशन आईडी से। तो ये चीज़ जो है इस तरह काम करेगी। जैसे कि अभी एक सवाल आया कि सेशन आईडी जब आपकी एक्सपायर हो जाएगी तो क्या हम इसी सेशन आईडी को दोबारा से फॉल्स करके, मतलब अगर इज एक्सपायर ट्रू हो गया है तो उसको क्या दोबारा से फॉल्स करके सेम सेशन आईडी यूज करेंगे? तो ये नहीं कर सकते हम। उसकी वजह यह है कि हम एक नई सेशन आईडी बनाएंगे। नई सेशन आईडी बनाएंगे तो 7 दिनों के एक्सपायरी के बाद एक ट्रैक भी रहेगा ना, इसको आप कह सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी चल रही है।
आप क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये पिछली दफ़ा लॉगिन हुआ, ये लॉग आउट हुआ, फिर से लॉगिन किया आपने, फिर से लॉगिन करवाया 7 दिन के बाद, फिर से लॉगिन करवाया। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि वो बात, ये आपको सुनने में वैसा नहीं लग रहा है कि आपने पार्क जाने के लिए एक टिकट खरीदा और अब वो टिकट लाइफ टाइम नहीं चला सकते आप, आपको वो टिकट बार बार खरीदना है जब जब आप जाएंगे। ऐसा ही होता है ना? तो ये चीज ऐसी बन गई कि जैसे आप पार्क में जाते हैं और पार्क में जाकर आप हर दफा नए टिकट को लेते हैं, तो वो टिकट जाहिर है एक्सपायर भी हो जाता है अपने टाइम के हिसाब से। 1 दिन का टाइम है, उस टिकट को यूज करके आप 1 दिन में जितनी दफा अंदर आना चाहें, पार्क के बाहर जाना चाहें, आप जा सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट डे वो वाली आप जो टिकट जो है उसको, टोकन टिकट कुछ भी कह लें, उसको यूज करके आप दोबारा नहीं आ सकते। वो चीज़ चेंज हो जाएगी, क्यों? क्योंकि वो एक्सपायर हो चुकी है, 1 दिन के लिए है वो। तो एंट्री टिकट जो है वैसे ही सेशन आईडी भी है। तो 7 दिनों के बाद एक्सपायर हो गया या उससे पहले एक्सपायर हो गया, तो आप नए सेशन आईडी को बनाने के लिए उसको मैसेज दिखाएंगे कि भाई आपकी सेशन आईडी जो है वो एक्सपायर है, आप जाके नई सेशन आईडी क्रिएट कर लो। कैसे होगा? लॉगिन कर लो जाके। तो एक बात तो हमें ये समझ आई कि शायद 7 दिनों के बाद एक्सपायर जब आप कर रहे हैं तो 7 डेज के बाद ये एक्सपायर हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि लॉग आउट जब कोई करे, जानबूझकर लॉग आउट करे, तो तब भी सेशन एक्सपायर कर देंगे हम। ये दो चीज़ें हैं ऐसी हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप अपने सेशन को एक्सपायर कर सकते हैं। या तो 7 दिनों के बाद, या लॉग आउट करके भी आप सेशन आईडी एक्सपायर कर सकते हैं। जैसे होता है ना, आप गए किसी वेबसाइट में लॉग इन करके और लॉग आउट करके बाहर आ गए, तो अब दोबारा आप उस वेबसाइट पर जाएंगे तो वो आपको बाहर से दोबारा से लॉगिन करने कहता है, या विदाउट लॉगिन आपको कहता है हाँ यूज़ कर लो। अगर एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें लॉगिन करके ही आप उसे यूज़ कर सकते हैं, तो आपने लॉगिन किया, आपने काम किया और लॉग आउट करके बाहर आ गए, अब नेक्स्ट टाइम जब आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो क्या होगा? लॉगिन करना पड़ेगा दोबारा। लॉगिन करना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि लॉग आउट अगर कर दिया आपने तो सेशन एक्सपायर कर दिया उसके ऊपर, और फिर दोबारा से जब आप होम के एपीआई को या राउट को यूज़ करेंगे, तो वो सेशन आईडी कहेगा कि भाई बना के लाओ, क्योंकि अभी करंट वाला जो एक्सपायर हुआ हुआ है आपका जो आप लेकर आ रहे हो, तो करंट वाला एक्सपायर है, एक नई सेशन आईडी बना लो। कैसे होगा? लॉगिन करके। वही सिमिलर कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है आपको? जी सर। जी सर। अब मुझे जी बताएं सर। क्या चीज़ें समझ आई और हम इसमें करने क्या वाले हैं, हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला काम हमारा ये है कि सेशन आईडी टेबल के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी डालें जो ट्रू और फॉल्स के ऊपर काम करती हो। तो स्कीमा के अंदर मुझे याद है कि एक चीज़ हम यहाँ पर मिस कर रहे हैं। वो क्या है कि हमने एक्सपायर डेट को भी बना कर रखा हुआ है पहले ही, एक्सपायर एट के नाम से शायद वो था, ये आपने पहले ही इसे बना लिया है। और ये दोनों नाम ना एक जैसे ही हो रहे हैं, तो मैं इसको, इसके नाम को रखना चाह रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट। क्या नाम रखूँ? नाम की ही बात कर रहा हूँ मैं, और कुछ डिफरेंट नहीं कर रहा हूँ। नाम क्या डिफरेंट रख सकते हैं? जैसे कि इज एक्टिव, कि ये सेशन आईडी आपकी जो है ये एक्टिव है या नहीं है। एक्टिव है तो ट्रू है, और एक्टिव नहीं है तो फॉल्स है। तो एक्टिव के ऊपर हम क्या करेंगे कि इसको एक्सपायर भी कर सकते हैं। इस नाम की एक प्रॉपर्टी चाहिए मुझे, क्योंकि ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये बनाना हमें वहां पर जाकर पड़ेगी। तो चले आए
एपीआई के अंदर चलते हैं और इस स्कीमा को ढूंढते हैं। स्कीमा हमारे मॉडल के अंदर, यूजर मॉडल के अंदर है। ये है सेशन का स्कीमा। इसके अंदर ये एक्सपायर क्रिएटेड और ये सारी चीजें इसके अंदर आपको नजर आ रही हैं। हमें कॉमा लगाकर सबसे पहले अपने टेबल में कॉलन को ऐड करना है, उसका नाम है इज एक्टिव। और जाहिर सी बात है, ऐसे आपको बताना पड़ेगा कि ये एक बूलियन है, तो बूलियन आप ऊपर से रिक्वायर करेंगे। बूलियन को मंगवा लें ड्रिजल से और यहाँ पर लाकर लगा दें। अब ये ट्रू फॉल्स की प्रॉपर्टी बन गई है। अच्छा, डॉट लगाकर आप चाहते हैं कि ये खुद ब खुद इसके अंदर वैल्यू आए, तो आप डिफॉल्ट लिख देंगे यहाँ पर, और डिफॉल्ट की वैल्यू भी आपसे ये मांगेगा। तो आप इससे कहें कि बाय डिफॉल्ट इसको ट्रू रखो। क्यों? क्योंकि आईडी जब बनेगी तो एक्टिव ही होगी ना भाई, तो इसलिए ट्रू है। और ये खाली नहीं छोड़ सकते हम इसे, तो नॉट नल कर दिया। अब ये जो टेबल आपने बना ली है, तो इस टेबल को अपडेट करेंगे, लेकिन मेरी सारी तमाम चीज़ें बंद पड़ी हुई हैं। तो पहले एक एक करके हम चलाते हैं। पहले हम चलाते हैं अपने सर्वर को, नोड हाइफन हाइफन वॉच इंडेक्स डॉट जेएस। एक टर्मिनल यहाँ पर एरर आया। एरर शायद डॉकर की वजह से आया है। तो जी सर, ये डॉकर का एरर है। पहले हम इसे ना चलाकर डॉकर को चला लेते हैं। डॉकर कंपोज अप हाइफन डी। अच्छा, मेरा जो सॉफ्टवेयर है ना ऑल डी डॉकर अब। का, वही बंद है। डॉकर ही बंद है, मेरा सॉफ्टवेयर ही बंद है। तो डॉकर डेस्कटॉप को पहले हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर ये चलेगा। अच्छा, तो डॉकर डेस्कटॉप जो है वो तो स्टार्ट हो गया। अब आकर अपने कंटेनर को स्टार्ट कर दें। तो कंटेनर के लिए सेम कमांड। कंटेनर स्टार्ट हो गया। अब आप नोड जेएस को स्टार्ट करें। सर्वर भी स्टार्ट हो गया। अब आप ड्रिजल किट को स्टार्ट कर लें। npx ड्रिजल किट पुश, क्योंकि टेबल अपडेट हो जाए। ये हमसे जाहिर है एरर एक देकर, या सवाल कह सकते हैं, आप सवाल पूछेगा कि आपने टेबल में चेंजिंग की है। पूछना तो चाहिए, इसने पूछा नहीं वैसा। इसने पूछा नहीं हमसे। चलें, जाकर ही देखना पड़ेगा कि स्टूडियो npx ड्रिजल किट स्टूडियो जाकर देखते हैं। सेशन में इज एक्टिव आ गया, ठीक है। सेशन, अच्छा, वो इसने पूछा तो नहीं, लेकिन इसने बना भी दिया। और बनाकर जो है वो इसने उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू की वैल्यू भी डाल दी है। तो ठीक है, सही है, एक सेशन है हमारे पास। वापस आते हैं, टर्मिनल बंद करते हैं। तो हमने टेबल तो बना लिया है। अच्छा, अब इस टेबल के बाद क्या करना है? टेबल तो बना लिया हमने। अब आपको होम के एपीआई के ऊपर सेशन आईडी को चेक करना है कि सेशन आईडी को बनाता कौन है। लॉगिन बनाते हैं। तो लॉगिन के कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि जो आपका लॉगिन है
उसको आपने सेशन आईडी क्रिएट करते हुए ऐसी क्या लॉजिक लिखी है। तो इसे बंद करते हैं, यहाँ पर आते हैं और कंट्रोलर के अंदर, यूज़र कंट्रोलर के अंदर चलते हैं। यहाँ पर आपके पास है लॉगिन। लॉगिन को एक्सपेंड करके ईमेल चेकिंग नहीं चाहिए, पासवर्ड नहीं चाहिए, क्रिएट एक्सपायरेशन डेट नहीं चाहिए, क्रिएट सेशन चाहिए। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ी इज्जत देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर डीबी इंसर्ट इस टेबल में करो, वैल्यूज ये वाली हैं, एक्सपायर एट। तो मेरा ख्याल है कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जब हमने उसमें डाल ही दी है मॉडल के अंदर, स्कीमा में बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दी है, और आप ये देख भी सकते हैं कि यहाँ पर ट्रू आ भी रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ज़ाहिर हम एक्सपायर तो नहीं करेंगे ना। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो हमने टेबल बनाते टाइम ही बोल दिया। तो हमें लॉगिन के इसके अंदर आकर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर सपोज करें, मैं क्या कह रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि भाई इस एक्टिव की वैल्यू जो है वो ले लो ट्रू, तो मैं क्यों दे रहा हूँ यहाँ पर? अगर यहाँ पर देना ही था तो टेबल में क्यों दिया ऑटोमेटिक ये डिफॉल्ट रो, स्कीमा में क्यों दिया फिर? तो जब यहाँ से वैल्यू दे ही रहे हैं तो फिर यहाँ पर देने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई कि यहाँ पर सर। हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखें, अभी तक हमने ये किया है, जैसे सोचा था, प्लान किया था, वैसे ही किया है कि टेबल में एक ऐसी प्रॉपर्टी डाल देते हैं जो ट्रू फॉल्स के ऊपर आपके सेशन आईडी को एक्सपायर या फिर वैलिड रखती है। तो इज एक्टिव की ये प्रॉपर्टी है जिसके ट्रू फॉल्स होने से आपकी सेशन आईडी या तो एक्सपायर है या फिर एक्टिव है। तो हमने ये प्रॉपर्टी बना दी टेबल के अंदर, और ये जब भी सेशन आईडी क्रिएट आप करते हैं तो इसके पास बाय डिफॉल्ट ट्रू खुद ब खुद उसकी एंट्री आ जाती है। आपने वहाँ पर ऐसे टेबल में लिख दिया, तो देखा भी हमने जाके डेटाबेस में। अब क्योंकि सेशन आईडी बन चुकी है, तो फिर आपने ये किया है कि सेशन आईडी बनाते हुए आप उसके अंदर लॉगिन के अंदर गए, और लॉगिन के अंदर जाकर आपने देखा कि क्या वहाँ पर आपको इसकी वैल्यू अपडेट करने की ज़रूरत है। तो हमने ये सोचा कि वहाँ पर वैल्यू अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो ट्रू आ ही रहे ना। अगला काम क्या है, सोचें। नेक्स्ट जो हमें करना है वो क्या करना चाहिए? सब पहली बात ये। अच्छा, हमने टेबल के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी ऐड कर ली है। अब इस एपीआई के अंदर की जो लॉजिक है उससे लिखते हैं। तो एपीआई हमें होम के नाम से जो मिलती है वो है राउट के अंदर। राउट के फोल्डर को यहाँ पर रखते हैं, होम की एपीआई ये है, और इसके ऊपर सेशन चेक मिडलवेयर लगा है। क्योंकि पहले मिडलवेयर चलता है इसलिए मिडलवेयर को देखते हैं, फिर हम इसके एपीआई के फंक्शन को देखेंगे। तो मिडलवेयर के फंक्शन में जाने के लिए आपको मिडलवेयर के पास जाना पड़ेगा। मिडलवेयर का फोल्डर है ये रहा, सेशन चेक मिडलवेयर। इसे यहाँ पर रखता हूँ मैं और इसे ओपन करते हैं। अच्छा, ये एक फंक्शन है जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। पहली लाइन जो है उसमें आप क्या करते हैं, कुकीज़ को निकालते हैं। फिर आप चेक करते हैं कि कुकी के अंदर सेशन आईडी आई है या नहीं आई। फिर आप क्या करते हैं, डेटा को देखते हैं। मेक अ न्यू टेबल टू शो यूजर टेबल। एक ऐसी टेबल आप बना रहे हैं जिसमें दो टेबलों को मिलाकर जॉइन लगाकर आप एक टेबल बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप एक लॉजिक लिखते हैं जिसमें ये साफ लिखा हुआ है कि अगर ऊपर वाली टेबल से डाटा नहीं मिलता तो आपका सेशन इनवैलिड है, और आपकी कुकी को भी क्लियर कर दिया जाता है। अगर डेटाबेस से आपकी भेजी हुई सेशन आईडी में डाटा नहीं मिलता डेटाबेस से, तो कुकी को क्लियर कर दिया जाता है और बता दिया जाता है कि आपकी जो इनवैलिड सेशन आईडी
आपकी जो सेशन आईडी है वो इनवैलिड है, बता दिया जाता है। तो उसके बाद जो है, हमें यहाँ कहीं पर एक लॉजिक डालनी पड़ेगी, क्योंकि इसके नीचे आप चेक करें क्या, कि एक्सपायरेशन डेट अगर निकल गई है तो आपकी जो सेशन आईडी है वो एक्सपायर है। लेकिन हमें कंसिडर दो हिस्सों में करना है इसे ना। पहले तो सेशन आईडी जब बनी तो 7 दिनों का वो एक टाइम है। तो पहली जो कोडिंग है वो आनी चाहिए 7 दिनों के अंदर अंदर वाली। उसके बाद जो कोडिंग होगी वो 7 दिनों के बाद वाली होगी, है ना। तो 7 दिनों के अंदर वाली कोडिंग में हम एक्सपायरेशन के डेट को बाद में चेक कर सकते हैं। इस जगह पर यहाँ पर कहीं पर एक लॉजिक ऐड कर देते हैं, जो कि 7 दिनों से पहले वाली लॉजिक होगी। उसमें हमें लिखना बहुत सिंपल सी चीज़ है। उसमें हमें लिखना है कि भाई ये जो डाटा आया है, ये जो डाटा आया है, इसके अंदर से हमें, ये देखें ना यहाँ पर किस तरह निकाल रहे हैं हम डाटा। यूजर सेशन में जाओ और जाकर एक्सपायर एट की प्रॉपर्टी मिल जा रही है इसे, है ना, यहाँ पर इस तरह मिल जा रही है। तो यही पैटर्न हमें चाहिए, यही पैटर्न हमें, ये वाली चीज़ हमें चाहिए, यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। तो हमें इसमें लिखना ये है कि अगर नहीं मिलता है डाटा के अंदर डॉट, यूजर सेशन के अंदर डॉट इज एक्टिव, ये रहा, मिल गया, इज एक्टिव। अगर नहीं मिलता है मुझे इज एक्टिव, तो इज नहीं मिलता है से मेरा क्या मतलब है, कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली पूरी चीज़ एक्सक्लेमेशन मार्क को हटाकर, ये वाली चीज़ या तो आपको ट्रू ला कर देती है रिटर्न करके, या आपको फॉल्स मिलता है यहाँ से। दो में से एक काम होता है। फॉल्स अगर मिलता है तो इफ की कंडीशन नहीं चलती है, ट्रू अगर मिलता है तो इफ की कंडीशन चलती है। तो दो में से एक चीज तो इसके अंदर लाजमी इज एक्टिव के अंदर आएगा ही। और बाय डिफॉल्ट जब आप सेशन क्रिएट करते हैं तो उस सेशन के अंदर बाय डिफॉल्ट आपने ट्रू रखा है, तो इफ की कंडीशन लाजमी चलेगी। 7 दिनों के अंदर अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अब इसमें क्या लिखे हैं ऐसा, क्योंकि हमने एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ये लगाया है, तो हम कंसिडर करें कि इसमें फॉल्स आ जाए। इसमें क्या आ जाए, फॉल्स आ जाए। और फॉल्स कब आएगा, फॉल्स सिर्फ उस वक्त आएगा जब आपकी आईडी, मतलब इज एक्टिव, सेशन आईडी की इज एक्टिव की प्रॉपर्टी फॉल्स हो। और वो फॉल्स कब होगी, या तो आपने लॉग आउट किया होगा, या 7 दिन के बाद आप आ रहे हैं। तो क्योंकि 7 दिनों के बाद चेक करने का कोड ऑलरेडी नीचे है, जिसको आप चेक करें एक्सपायर एट के प्रॉपर्टी से, तो हम कह सकते हैं कि ये मेनली किसको टारगेट कर रहा है, लॉग आउट को टारगेट कर रहा होगा ये। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि चेकिंग इज एक्टिव, चेकिंग सेशन आईडी इज एक्टिव और नॉट। ठीक है, ये हम चेक करें कि सेशन आईडी एक्टिव है या नहीं है। और मेनली टारगेट मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि इससे मेनली टारगेट जो है वो लॉग आउट हो रहा है। और भी चीज़ें इससे होंगी, लेकिन लॉग आउट, अगर आप 7 दिनों के अंदर अंदर ये चीज़ चेक करें तो ये वाली लॉजिक जो है वो 7 दिनों के अंदर आपने लॉग आउट कर दिया अगर उसे, तो फिर भी इस एक्टिव की प्रॉपर्टी को वो फॉल्स कर देगा। ये वाली लॉजिक उसी फॉल्स को टारगेट करके आपको जवाब में बता देगा कि आपकी जो सेशन आईडी है वो इनवैलिड हो चुकी है, आप जाकर दोबारा से लॉग इन करें। तो मतलब मुझे ये चीज़ चाहिए, कॉपी पेस्ट, मुझे ये चीज़ चाहिए। अच्छा, इस फॉल्स को भी सही कर लेते हैं। तो ये फॉल्स जो है वो इस तरह सही होगा कि यहाँ पर आप डॉट लगा कर लिखेंगे इज एक्टिव। ठीक है, तो ये वाली चीज़ जो है वो अगर किसी को समझ में नहीं आई है तो वो पूछ सकता है, फिर हम आगे चलते हैं। ये वाली चीज़ भी समझ आ गई
के डेट के ऊपर चेकिंग किस तरीके से हम कर रहे हैं। अब सिंपल वही डाटा बना दो और आगे एपीआई के ऊपर भेज दो। आए एपीआई के ऊपर चलते हैं और हम अपने होम की जो एपीआई है उस होम के एपीआई को देखने की कोशिश करेंगे कि उसके अंदर है क्या। होम की एपीआई हमें मिलेगी कंट्रोलर में। सबसे ऊपर से आते हैं, साइन अप लॉगिन को बंद करते हैं, ये है होम। अब जो होम है उसके अंदर मुझे ये करना चाहिए कि वहाँ पर तो मैं यूज़र बना ही रहा हूँ ना मिडलवेयर में, तो या तो यूज़र आएगा या यूज़र के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। एक दफ़ा दोबारा चल के मिडलवेयर में चेक करते हैं, या तो यूज़र के अंदर डाटा यहाँ पर आ रहा है या यूज़र के अंदर यहाँ पर, इसको सेलेक्ट करते हैं रिक्वायर्ड डॉट यूज़र, तो एक है यहाँ पर पहले जैसा ही है, या तो ये खाली है या इसके अंदर यूज़र का डाटा है। और बहुत सारे इफ के साथ गुजरने के बाद ये यहाँ तक पहुँचा है, तो मतलब डाटा होगा तो एक्यूरेट ही होगा। तो यही यहाँ पर भी लिखा गया है कि या तो इसके अंदर नल है या इसके अंदर यूज़र का डाटा है। तो पहली चेकिंग तो आपने कर ली कि अगर यूज़र का डाटा नहीं है तो उसको आप मैसेज देते हैं यू आर नॉट लॉग्ड इन। तो ये ठीक है बिल्कुल। और अगर ये वाला जो आपको यहाँ पे मैसेज नज़र आ रहा है, ये मैसेज मेरा ख्याल है कि इस चीज़ के ऊपर हिट करेगा यहाँ पर, इफ इस कंडीशन पे कि लेट सपोज सेशन आईडी नहीं दी, आपने भी देखा कि सेशन आईडी नहीं है, आपने रिक्वेस्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी यूजर की बना के उसको बोल दिया कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, नल है, और एपीआई पर भेज दिया। ये जो भेजा है ना आपने, आगे जाकर वो इसी चीज को यहाँ पर चेक करके आपको एरर रिटर्न कर रहा है कि यू आर नॉट लॉग्ड इन। तो ये वाली चीज जो है वो नल के लिए है। अब उसके बाद आपने क्या किया है कि डायरेक्ट आपने रिस्पॉन्स किया है कि हेयर इज योर डाटा, और फिर आप जाहिर है कि उसको चेक करें चला रहे हैं। इसकी चेकिंग कैसे होगी, मैं ये सोच रहा हूँ कि इसकी चेकिंग कैसे होगी, ये वाली लॉजिक कैसे चलेगी। ये वाली लॉजिक आपको नहीं लगता कि हम लॉग आउट के बिना नहीं चला सकते, या मैं गलत कह रहा हूँ। अच्छा, अभी हम बनाने लगे हैं लॉग आउट की एपीआई। तो एपीआई बनाते कैसे हैं हम सबसे पहले जाते हैं अपने राउट में। राउट के अंदर यहाँ पर आपको तीन एपीआईज नज़र आ रही हैं, साइन अप, लॉगिन और होम। तो एक एपीआई और बनाएंगे और उसका नाम होगा लॉग आउट। अच्छा, ये जो लॉग आउट है ये, क्योंकि डाटा आपको भेजता है, तो आप इसको भी बनाएं पोस्ट के अंदर ही, राउटर डॉट पोस्ट। और इसका नाम सिंपल रखते हैं, जैसे जैसे फॉरवर्ड स्लैश लॉगिन है तो वैसे ही फॉरवर्ड स्लैश लॉग आउट रखते हैं। फंक्शन का नाम जैसे आपने लॉगिन फंक्शन रखा है तो इसका आप रखेंगे लॉग आउट फंक्शन। और लॉग आउट फंक्शन को, इसके नाम को कॉपी करके आप इंपोर्ट करेंगे कंट्रोलर से, जहाँ से आपने साइन अप, लॉगिन, होम के फंक्शन को बुलवाया है। वहाँ कॉमा लगाने के बाद आप लॉग आउट फंक्शन को लिख देंगे। क्योंकि आपने कंट्रोलर से मंगवाया है और कंट्रोलर के अंदर ये फंक्शन है नहीं, तो हमें अब कंट्रोलर में जाकर इस लॉग आउट को बनाना पड़ेगा। तो कंट्रोलर में चलते हैं, साइन अप, लॉगिन, होम को बंद करके नीचे आते हैं। मैं इसके सेपरेटर को कॉपी करता हूँ, 4 लाइनों का गैप देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ लॉग आउट। फंक्शन जैसे ऊपर वाले को बनाया है एक्सपोर्ट्स डॉट और नाम
इसका रखा था हमने, वहां से लाना पड़ेगा। नाम रखा है लॉग आउट फंक्शन, कॉपी किया, कंट्रोलर में आके इस नाम को पेस्ट करके एक फंक्शन बना दिया, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और फंक्शन। मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ कि एक बंदा वो लॉगिन है तभी वो लॉग आउट करेगा। अगर एक बंदा लॉग आउट है तो वो लॉग आउट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको लॉग आउट नज़र ही नहीं आएगा। हम अपनी एपीआई जब किसी फ्रंट एंड के ऊपर लगाएंगे तो जाहिर है लॉग आउट का जो बटन है वो लॉगिन किए बिना तो हम नहीं दिखाते। तो उस लॉग आउट के बटन को जब दिखाएंगे तो उसी के पीछे ये एपीआई चल रही होगी। तो मतलब लॉग आउट को अपने माइंड में ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि लॉगिन बंदा है तभी तो लॉग आउट कर रहे हैं वो। तो यहाँ पर हम उससे डायरेक्ट कहते हैं कि अपनी सेशन आईडी को दो। सेशन आईडी को लेने का तरीका है रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट सेशन आईडी। और ये सेशन आईडी कुकीज से जो भी पोस्टमैन या फ्रंट एंड जो भी है आपका क्लाइंट, उसकी कुकीज से सेशन आईडी को निकाल कर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। इस वेरिएबल का नाम भी जो है वो मैं सेशन आईडी ही रख देता हूँ। अब क्योंकि इस वेरिएबल में सेशन आईडी आ गई है, तो यहाँ पर मैं इफ कंडीशन को लगाना नहीं चाह रहा। उसकी वजह यह है कि मैं ऐसा अज्यूम कर चुका हूँ कि बंदा लॉगिन है। लॉगिन है तो सेशन आईडी उसकी बनी हुई है और वो लॉगिन है तभी वो लॉग आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इफ कंडीशन मैं लगाना नहीं चाह रहा। वैसे लगा सकते हैं कि अगर सेशन आईडी मौजूद नहीं है तो फिर कुछ वहाँ पर मैसेज लिख सकते हैं। लेकिन लॉग आउट अगर कर रहे हैं तो उसका सेंस यही क्रिएट होता है कि वो बंदा लॉगिन है, यूज़ कर रहा है एप्लीकेशन, अब वो लॉग आउट करना चाह रहा है। तो मतलब सेशन आईडी है भी और सही भी है। तो क्योंकि हमने उससे सेशन आईडी मांग ली है तो मैं उससे ये कह रहा हूँ कि अगर सेशन आईडी मौजूद है, यहाँ पर मैं नहीं मौजूद की बात नहीं कर रहा, अगर सेशन आईडी मौजूद है तो डेटाबेस में जाओ, जाकर अपडेट करो। कौन सी टेबल को अपडेट करना है आपको? सेशन टेबल के अंदर हमने बनाई है एक प्रॉपर्टी इज एक्टिव, तो सेशन टेबल में ही जाना पड़ेगा। सेशन टेबल के नाम को हम मॉडल स्कीमा से उठा लेते हैं। इसका नाम है यूज़र सेशन, और वापस कंट्रोलर में आकर यहाँ पर अपडेट के अंदर बता देते हैं कि इस टेबल को अपडेट करना है। डॉट सेट करना है मुझे इज एक्टिव की प्रॉपर्टी को। लेकिन ये इज एक्टिव में मुझे याद आ रहा है ऐसे नहीं लिखते, हम ऑब्जेक्ट की शक्ल में देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं कि इज, हाँ आ गया ना, ये देखें इज एक्टिव जो है इसको मुझे कर देना है, क्या करना है, ट्रू या फॉल्स बताएं। अपडेट करके इसकी वैल्यू को क्या करना है मुझे, फॉल्स फॉल्स करना करना है। है। फॉल्स कर दिया। अच्छा, इसमें एक मैचिंग कंडीशन और लगा देते हैं कि ये इस टेबल में जाके तो बहुत सारी सेशन आईडीज होंगी, तो किसको जाकर फॉल्स करे। तो यहाँ पर डॉट लगाकर कह देते हैं कि वेयर, वेयर मतलब इसके अंदर हम जाहिर है ई क्यू लगाएंगे और इक्वल करेंगे किसी एक चीज़ के बिहाफ में। तो हमारे पास अभी हाथ में ना सिर्फ सेशन आईडी ही थी, लाइन नंबर 100 पर देखें, आपने सेशन आईडी को निकाला हुआ है।
तो आप इससे कह सकते हैं कि भाई इस टेबल के अंदर जाओ और जाकर जो इज एक्टिव, नहीं, सेशन आईडी ना, इस टेबल के अंदर जाओ, इस टेबल की जो अपनी आईडी है उसको मैच करो हमारी दी हुई सेशन आईडी से। अगर यूजर सेशन के अंदर जो आईडी वाला कॉलन है उसकी वैल्यू हमारे दिए हुए सेशन आईडी से मैच कर जाए, तो वो वाला जो रॉ का डाटा है वो उठाकर लाओ और उसके इस एक्टिव को फॉल्स कर दो। इस टेबल के अंदर ये सारा काम हो रहा है। ये आपने एक लॉजिक लिख दी। यहाँ पर मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ ताकि हमें बाद में पता हो कि हमने क्या किया। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि अपडेट इज एक्टिव, नहीं, अपडेट सेशन स्टेटस, सेशन स्टेटस टू फॉल्स। ठीक है, ताकि हमें बाद में पता हो हमने क्या किया यहाँ पर। अच्छा, अब जो है आगे क्या करें, ये तो कर दिया। मेरा ख्याल है कि आप जब सोचें थोड़ा कि आप अगर लॉग आउट कर इसको इस एक्टिव को फॉल्स जब कर चुके, तो क्लाइंट के पास हमें एक बेस्ट प्रैक्टिस के लिहाज से क्लाइंट के पास हमें उसकी जो कुकी है उसको खाली कर देना चाहिए। अगर वो लॉग आउट, क्या फ़ायदा कि क्लाइंट अपनी कुकी के अंदर वो सेशन आईडी लेकर फिरता रहे। तो यहाँ से क्योंकि हम सेशन आई लॉग आउट करवा रहे हैं, तो उसकी सेशन आईडी जो कुकी के अंदर वो रख कर घूम रहे हैं अपने, उसको भी हम यहाँ पर अपडेट कर देते हैं, खाली करवा देते हैं। तो कैसे होगा, रिस्पॉन्स में क्लियर कुकी को आप बता दें कि कौन सी कुकी को क्लियर करना है, सेशन आईडी, वो करेक्ट यहाँ से आपको मिल जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक ना हो तो यहाँ से कॉपी करके यहाँ लगा दें। क्लियर कर दिया आपने। मेरा ख्याल है कि अब आप जो करना था वो कर चुके, अब आप रिस्पॉन्स का एक जवाब दे दें और इसमें आप बता दें कि इस स्टेटस जो है आप 200, क्योंकि वो लॉग आउट कर चुका है तो 200 दे दें। और जेसन में आप बता दें, मैसेज होगा, ये एरर तो नहीं होगा, मैसेज ही होगा। और मैसेज या स्टेटस बता दें, स्टेटस में हम इसे बता देते हैं कि लॉग्ड आउट, सिंपल। कुछ गलत किया, अच्छा कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर एक मिटा दिया मैंने, ठीक है। तो जवाब भी दे दिया, स्टेटस में लॉग्ड आउट। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि अपनी मर्जी से आप चेंज नहीं कर सकते। जो चीज़ आप चलाते हुए आ रहे हैं ना वही आपको लिखना होता है, स्टेटस ही। हम शायद यहाँ पर इसमें भी स्टेटस हमने लिखा है, इसमें हमने एरर लिखा है, इसमें हमने स्टेटस लिखा है, ठीक है। तो स्टेटस ही लिखा है, सही लिखा मैंने। अगर मैं इसको मैसेज कर दूं तो क्या होगा, पहुंच तो ये तब भी जाएगा, लेकिन ये फ्रंट एंड डेवलपर के लिए मुसीबत होगी कि भाई कैसा बैक एंड डेवलपर है, कभी कुछ लिख के भेज देता है, कभी कुछ लिख के भेज देता है। तो उसको इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर स्टेटस आए या फिर मैसेज आए और उसके अंदर ये लिखा हो तो ये कर देना। उसके काम को आसान बनाने के लिए हम एक यूनिफॉर्म कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं, ताकि ना वो बाद में हमें गालियां ना दे कि भाई क्या क्या लिखकर भेज दिया। वो उसको निकालने में मसला होता है ना कि सामने से जो चीज़ आ रही है, अब एक्सपेक्टेशन उसकी ये है कि उसके अंदर से उसको स्टेटस का कीवर्ड मिलेगा, उसमें कोई मैसेज होगा। पता चला स्टेटस नहीं आ रहा है, उसके अंदर मैसेज का एक मैसेज की एक प्रॉपर्टी आ रही है ऑब्जेक्ट में। अब वो तो सर पकड़ के बैठ जाएगा, कहेगा किसी एपीआई में स्टेटस कहता है ये, किसी एपीआई में मैसेज के नाम से दे देता है स्टेटस, ठीक है। तो यूनिफॉर्म रखा है हमने।
तो लॉग सर आउट। रिटर्न करें। सर रिटर्न। अच्छा हाँ, रिटर्न। सर अवेट नहीं आएगा जब अपडेट करेंगे सेक्शन आईडी को? अवेट भी आएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर जो डीबी है, इस डीबी के ऑपरेशन को अगर आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर अवेट लाजमी लिखना है। और अगर अवेट आपने लिखा है तो आपको अपना फंक्शन जो है वो एसिंक बनाना पड़ेगा। तो एसिंक फंक्शन, अवेट का एरर भी गया, आपने क्लियर कर दी कुकी और आपने उसको लॉग आउट करवा दिया। तो मेरा ख्याल है कि हमें अब टेस्टिंग कर लेनी चाहिए। अब हम टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कि अब ये परफॉर्म कर रहा है सही या नहीं कर रहे। तो करें, टेस्टिंग करें। चीज़ें तो सारी चल रही है ना, पोस्टमैन ओपन करते हैं। जी। अच्छा, यहाँ पर हम पोस्टमैन के अंदर आ गए और पोस्ट के मेथड को सेलेक्ट करके हम अपने एपीआई को यहाँ पर लॉग आउट लिखेंगे। और क्योंकि कुकी जो है वो ऑलरेडी सेट हुई हुई है, कुकी जो है वो यहाँ पर सेट हुई हुई है, तो मैं कैसे देखूंगा? हेडर तो खाली है। अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं, पहले हम चलते हैं अपने डेटाबेस के टेबल में। सर लॉग आउट आ गया वैसे ही। जी सर। आप लोगों का बना हुआ होगा, मेरा भी बना ही हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं थोड़े और एक स्टेप पीछे आके करना चाह रहा हूँ। मैं सेशन आईडी को डिलीट कर रहा हूँ। मतलब अब ये बंदा लॉगिन नहीं है। सेशन नहीं है तो लॉगिन नहीं है, बंदा है, ताहा नाम का यूज़र रजिस्टर्ड हुआ है, लेकिन लॉगिन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके नाम की कोई सेशन आईडी नहीं है। ठीक है, तो पहले इसको हम करवाते हैं लॉगिन। तो लॉग इन करते हैं। और लॉग इन हमसे दो चीज़ें लेता है। एक, उसे चाहिए ईमेल, और कॉमा, एक उसे चाहिए पासवर्ड। और मैं सेंड करता हूँ। उम्मीद है एरर आएगा। दोबारा चला दें। ठीक है। वेलकम टू वेबसाइट, मतलब ये बंदा अब लॉग इन है। यहाँ सेशन आईडी आ जाएगी, बिल्कुल आ गई, आईडी बन गई, यूज़र की आईडी आ गई, कितने बजे इसने क्रिएट किया है, और कब एक्सपायर होगा, क्या इसका स्टेटस है। ये आपके सेशन जो है वो ट्रू को रखा है इस एक्टिव के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि ये सेशन आईडी बन गई है। अब हम इससे कहते हैं कि एक ऐसी एपीआई को यूज़ करो जिसको सेशन आईडी की ज़रूरत होती है। तो और यहाँ पर आप कुकी भी देख सकते हैं, आपको यहाँ पर कुकी भी मिल गई है सेशन आईडी के अंदर। अच्छा, इसको हम करते हैं नीचे। अब मैं इससे कहता हूँ कि ये होम के एपीआई को यूज़ करे। होम शायद गेट पर चलता है, देख लेते हैं। राउट के अंदर जी सर। जाकर होम गेट पर चलता है, ठीक है। और सेशन आईडी खुद ब खुद जाएगी क्योंकि कुकी में खुद ही सेट हुई है। तो उम्मीद है कि सेंड दबाते ही मुझे 200 ओके मिलेगा। ठीक है, 200 ओके मुझे मिला। इसके अंदर मुझे बॉडी देखनी है कि क्या आया। यहाँ पर एक टेबल आई है, दो टेबलों को मिलाकर एक ऐसी टेबल आई है जिस पर जॉइन लगाया था हमने। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे करना है लॉग आउट और दोबारा से इस होम के को चेक करना है। तो मैं करूँगा लॉग आउट। लॉग आउट क्योंकि पोस्ट का मेथड है, आपसे कुकी लेता है, कुकी ऑलरेडी सेट आपके पास है आपके इसमें कुकी में। तो मैं सेंड करूँगा। अब क्योंकि 200 आ चुका है तो यहाँ पर आप लॉग आउट कर चुके हैं। तो मैं सबसे पहले क्या देखूँ, डेटाबेस, डेटाबेस को अपडेट करते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है लिखा हुआ? फॉल्स। फॉल्स के मतलब ये हुआ कि आपकी आईडी हो गई है फॉल्स। अब होम की एपीआई को चेक करते हैं।
कि क्या मैं होम चला सकता हूँ या नहीं चला सकता। वैसे क्या होना चाहिए, चलना तो नहीं चाहिए। होम को देखते हैं। होम, गेट के ऊपर, और सेशन आईडी तो सेट है लेकिन वो एक्सपायर है क्योंकि वो बंदा लॉग आउट कर चुका है। सेंड करते हैं। 401 अनअथराइज का एरर आया, यू आर नॉट लॉग इन। बेहतरीन काम हो गया यहाँ पर, बिल्कुल प्रॉपर जो हमने सोचा था वैसे ही रिजल्ट आए। लॉगिन किया, सेशन आईडी बनी। सेशन आईडी पर उसको एक एपीआई अलाउ की कि घूमो फिरो सेशन आईडी को लेकर साथ। लॉग आउट कर दिया तो सेशन आईडी को एक्सपायर, हमने क्या किया, इसके स्टेटस को चेंज करके एक्सपायर कर दिया। वरना 7 दिनों के बाद वो सेशन आईडी खुद ही एक्सपायर हो जाएगी। तो ये जो आपने किया है इसमें आपने लॉग आउट को भी इम्प्लीमेंट कर लिया। इसमें कोई सवाल है तो पूछें। देखें, लॉग आउट की फंक्शनैलिटी तो हो गई ना, तो इसको हम डन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एरर हैंडलिंग ट्राई कैच के अंदर रखना। ये तो आसान है, ये इतना मुश्किल नहीं है। आपको करना ये है कि आप सबसे पहले अपने राउटर में आए। राउटर के अंदर आपकी एपीआईज बनी हुई हैं, जैसे कि साइन अप है। साइन अप जो है वो आप उसके फंक्शन पर जाएं। कैसे जाएंगे, F12 को प्रेस करके साइन अप के फंक्शन में आ जाएं, कंट्रोलर वाले में। और यहाँ पर ये लॉजिक है, कहाँ से कहाँ तक, लाइन नंबर 9 से लेकर लाइन नंबर 29 तक। ये आपने कुछ लिख कर रखा है यहाँ पर। इसको ट्राई कैच के अंदर रखना है आपको। तो ये मुश्किल नहीं है इतना, ये आसान ही है। इसको आप पूरे के पूरे को कट करें, और कट करने के बाद मतलब लाइन नंबर 9 से लेकर जो लाइन नंबर 29 तक है, इसको आपने कंट्रोल X करके कट किया। ट्राई कैच के ब्लॉक को लगाया इस तरीके से। ट्राई कैच के एक ब्लॉक को लगाया और इसके अंदर लाकर रख दिया। तो ये ट्राई कैच में आ गया। इसको थोड़ा पीछे कर दें। और जो कैच वाला है, जाहिर है ट्राई के मतलब होता है कि सारी चीज़ें ठीक चलेंगी तो चलता रहेगा। अगर कोई एरर आ गया तो कैच में भेज देगा। तो कैच में आपको करना ये है कि अपने सर्वर पर भी आप चाहें तो देख सकते हैं कि क्या एरर है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि क्या एरर है, और अगर आप नहीं लिखना चाहें तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट एक रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ऊपर वाले रिस्पॉन्स को कॉपी करें, नीचे लगा दें, और यहाँ पर आप लिख दें कि स्टेटस है, सर्वर की तरफ से एरर है तो 500 हम फाइव देंगे। हंड्रेड और स्टेटस की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे एरर, और यहाँ पर लिख देंगे इंटरनल सर्वर एरर। और बाकी डाटा क्योंकि आएगा नहीं तो डाटा हम रिमूव कर देंगे। तो ये ट्राई कैच में आपने रख दिया। अब वापस से राउटर में जाएं तो आपने साइन अप के फंक्शन को ट्राई कैच में रख दिया। इसी तरह लॉगिन को रखेंगे। तो लॉगिन का भी आप वही है, इस पर डबल क्लिक करें, F12 प्रेस करें, यहाँ पर आ जाएंगे। इसकी लॉजिक लिखी हुई है आपकी लाइन नंबर 42 से, लाइन नंबर 42 से लाइन नंबर 79 तक पूरे को कट करें। एक ट्राई कैच का ब्लॉक लगेगा, उस ट्राई कैच के ब्लॉक के अंदर आकर आप ये पेस्ट कर देंगे। तो ऊपर 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 जाएंगे। ये ट्राई का असल में जो आप पेस्ट करते हैं तो पहली लाइन आगे बढ़ जाती है, तो वापस उसको इंडेंटेशन को पीछे करेंगे। अच्छा, नीचे आए, सब कुछ सही है, बस कैच का कोड लिखना है आपको। तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहला वाला जो ऊपर वाले में लिखा था ना, कॉपी करके नीचे आकर वही पेस्ट कर दें। रिस्पॉन्स स्टेटस 500 जेसन में इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, ये भी ट्राई कैच में आ गया। अगली एपीआई, होम का फंक्शन और सेशन मिडलवेयर। तो जाहिर है पहले मिडलवेयर को करेंगे।
मिडलवेयर के अंदर चलना पड़ेगा। कैसे? F12 को प्रेस करें इसके ऊपर, ये ले जाएगा लाइन नंबर 7 से लेकर लाइन नंबर 39 तक, पूरे को कट करें, ट्राई कैच के एक ब्लॉक में रखें, इसके अंदर पूरी लाइन पेस्ट हो जाएगी। और इंडेंटेशन जो है ना वो आपको थोड़ी सी करनी चाहिए। कैसे करेंगे? पूरे को पकड़ें, ना भी करें तो ये पाइथन की तरह एरर नहीं देता, लेकिन फिर वो कोड पढ़ने में नहीं आता कि कौन सी चीज़ किसके अंदर रखी हुई है। तो ये पूरा ट्राई का पार्ट है यहाँ तक। इसके बाद एक लाइन का गैप हमने दे दिया ताकि हम रीडेबल हो जाए हमारे लिए ये। इसका जो एरर है वो भी वही रख दें, वहाँ से लाकर जहाँ आपने कंट्रोलर में, ये यहाँ से उठा लें, जहाँ से मिल रहा है वहाँ से उठा लें, कॉपी किया, वापस मिडलवेयर के कैच में आके स्टेटस 500 इंटरनल सर्वर एरर, तो ये मैसेज आपने दे दिया। अच्छा, एपीआई के हिसाब से हमने मिडलवेयर को तो ट्राई कैच में रख दिया, होम फंक्शन को ट्राई कैच में रखना है। तो कंट्रोलर में गए, ये होम का छोटा सा फंक्शन है, इसको आप यहाँ से उठाएं, कट करें, ट्राई कैच में रख दें इसे, इंडेंटेशन सही कर लीजिएगा। इसको पूरे को पकड़ के आगे कर दिया, एक लाइन का गैप दें ताकि रीडेबल हो जाए, और कहीं से भी इंटरनल सर्वर का उठा के यहाँ लाकर पेस्ट कर दें। ये हो गया। अब अगली एपीआई लॉग आउट फंक्शन, लॉग आउट फंक्शन पर चलते हैं। छोटा सा फंक्शन है, पूरे को कट करते हैं, सही से कट कीजिएगा, ये येलो वाले ब्रैकेट को भी कट मत कर लीजिएगा वरना एरर आ जाता है। ट्राई कैच को लगाते हैं, पेस्ट करते हैं और इसके अंदर रख देते हैं, एक लाइन का गैप, ऊपर से जाकर हम इंटरनल सर्वर एरर वाला उठाते हैं रिस्पॉन्स, यहाँ लाकर लगा देते हैं। एपीआई पर वापस जाते हैं, सब हो गया। इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर तो कोई एपीआई नहीं रखी है हमने, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर कोई ऐसी ओपन एपीआई बनी हुई है नहीं। ठीक है, सब हो गया। तो हमने ये भी इम्प्लीमेंट कर लिया। क्या इम्प्लीमेंट कर लिया? एरर हैंडलिंग। अब हमारे डेटाबेस से भी अगर कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड एरर आया तो एप्लीकेशन नहीं रुकेगी, क्रैश नहीं होगी एप्लीकेशन। अब क्या है? इनवैलिडेशन, जॉड से इनवैलिडेशन कर रहे हैं। यहाँ तक समझ आया आपको? देखें, जॉड की जो वैलिडेशन है ना वो हम करते हैं आने वाले डाटा के ऊपर। आने वाला डाटा आ कहाँ से रहे? आने वाला जो डाटा है वो आ रहा है आपके ईपीआई को देखना पड़ेगा हमें। साइन अप में कुछ आ रहे हैं क्या? साइन अप को देखते हैं, ये आ रहे हैं लाइन नंबर 10 में, यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड, इसको वैलिडेट कर सकते हैं हम, आने वाला डाटा है ये भी। और लॉगिन फंक्शन को अगर देखें, इसमें भी बॉडी में ईमेल और पासवर्ड यूज़र दे रहा है, इसको भी वैलिडेट कर सकते हैं हम। और होम फंक्शन के अंदर अगर हम जाएं तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आ रहा है क्लाइंट की तरफ से। और अगर हम लॉग आउट फंक्शन में जाएं तो यहाँ पर भी कुकी से आप कुछ निकालते तो हैं, लेकिन वो कुकी तो आपको लाजमी मिलेगी ना, लॉगिन होंगे नहीं तो लॉग आउट कैसे करेंगे? तो ये जो लॉग आउट है इसमें बॉडी से तो हम कुछ नहीं मंगवा रहे कि कोई जेसन की बॉडी मंगवा रहे हैं हो या कुछ और ऐसी चीज़ मंगवा रहे हो। देखते हैं इसको, लॉग आउट को वैलिडेट मुझे नहीं लगता कि हमें करना चाहिए। हमें सिर्फ दो ही चीज़ वैलिडेट यहाँ पर करनी है, एक है साइन अप की बॉडी, एक है लॉगिन की बॉडी। तो वैलिडेशन होती कैसे? हम जॉड को मंगवाते हैं और सबसे पहले उसका एक स्कीमा बनाते हैं। तो जॉड को मंगवाने के लिए आपको एक सीएमडी ओपन करके यहाँ पर लिखना होगा NPM I जॉड, लेकिन देख लीजिएगा कैसे मंगवाते हैं।
तो यहाँ पर जाकर आप लिखें npm zord। npm के पैकेज से आपको सही कमांड मिल जाएगी, ये है zord। npm आई zord ही लिखते हैं, ठीक है, कॉपी करें। वापस आकर यहाँ पर जो लिखा है सही लिखा है, एंटर कर दें। जब तक ये हो रहा है तब तक हम एक फोल्डर बनाते हैं यहाँ पर। रूट पर एक फोल्डर बनाएंगे, इसका नाम हम रखेंगे वैलिडेटर। वैलिडेटर, वैलिडेटर्स कर दें, और भी आ सकते हैं ना इसमें। उसके बाद इसके अंदर आप एक फाइल बनाएंगे, उस फाइल का नाम होगा, ये यूज़र क्रिएट करने का है ना, तो इसका नाम हम रखेंगे यूज़र वैलिडेशन स्कीमा, डॉट लगाकर यूज़र डॉट वैलिडेशन और स्कीमा JS। ठीक है, ये एक फाइल बन गई। जॉट भी जब तक हमारा ये हो गया, इसको टर्मिनल को बंद करते हैं, फाइल हमारी बन गई। अच्छा, इसमें कैसे होता है काम, आपको याद होगा कॉन्स्ट के साथ हम z के एक वेरिएबल को मंगवाते हैं और उसके बाद हम रिक्वायर करते हैं। रिक्वायर में आप यहाँ पर जॉड को लिखेंगे और फिर स्कीमा बनाना आप यहाँ से शुरू करते हैं। तो स्कीमा में आप सबसे पहले जो स्कीमा आप बनाएंगे वो एक्सपोर्ट्स डॉट साइन अप को बनाएंगे आप। साइन अप स्कीमा, ये एक फंक्शन है, नहीं ये जॉड का ऑब्जेक्ट बनता है, फंक्शन नहीं बनता। ये एक ऑब्जेक्ट होता है, इसको कैसे बनाते हैं एक नज़र हम ज़रा यहाँ से देख लेते हैं। नीचे आए, ऐसे करके बनाते हैं जेड डॉट ऑब्जेक्ट, इस तरह। ठीक है, तो जेड डॉट ऑब्जेक्ट, इसके राउंड ब्रैकेट के अंदर करली ब्रैकेट, मतलब ऑब्जेक्ट आएगा, उसमें फिर आप बताएंगे कि आपके साइनअप में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। आए साइनअप को सामने खोल के रखते हैं, कंट्रोलर में जाते हैं, ऊपर 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 साइनअप, इसमें यूज़र नेम, देखें ये लाइन कॉपी कर लें ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। वापस वो वाली फाइल में जाते हैं, यहाँ पर लाकर कमेंट करके रख लेते हैं, ठीक है। अब लिखना शुरू करते हैं कि यूज़र नेम है पहले। अच्छा, यूज़र नेम की जो प्रॉपर्टी है वो जेड डॉट स्ट्रिंग है ये। अच्छा, और इसमें क्या लिख सकते हैं हम, जैसे कि ये नाम है ना, तो मिनिमम कैरेक्टर्स दे सकते हैं, मिन लिखकर। और इसमें मिन में कह रहे नंबर बताओ, तो मिनिमम एक कैरेक्टर तो आए, ज़ीरो ना हो, एक कैरेक्टर तो आए। और एक मैसेज भी दे दें कि यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड। कॉमा लगाएं, एक प्रॉपर्टी तो बन गई आपकी। दूसरी प्रॉपर्टी का नाम उठाएं ईमेल, यहाँ पर लाकर ईमेल लगा दें। ईमेल आसान है, z.email। और अगर इसमें आप कोई मैसेज देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसे कि इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट। ये जब ईमेल में गलती होगी या कोई जैसे @ या .com नहीं लगाएगा तो उसको ये एरर मैसेज मिलेगा। कॉमा लगाएं, ये भी हो गया, गलत कॉमा लगा दिया। सही है, तो पासवर्ड जो है दे दें। पासवर्ड में, पासवर्ड भी तो स्ट्रिंग के फॉर्म में कुछ भी हो सकता है ना, तो z.string। कितना मिनिमम पासवर्ड कैरेक्टर होना चाहिए, मिनिमम 6 कैरेक्टर लिख दें। होता है ना पासवर्ड में, आपने देखा होगा कि 8 कैरेक्टर से कम नहीं लिख सकते, वही वाला जी। ही 6 लिख कर। और पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर, ऐसे लिख देते हैं। एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स, तो ये हम आपका एक साइन अप बन गया।
एक काम करते हैं, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, ये हटा देते हैं। यहाँ पर आकर सर जी बोलिएगा। सर ईमेल का फॉर्मेट नहीं देना होगा? नहीं, यही तो अच्छा है जॉर्ड में, उसको फॉर्मेट का पता है ना। आपने z.email लगा दिया तो वो ईमेल के फॉर्मेट को समझ जाते हैं। और वो जॉर्ड ने तो फिर अंदर पता नहीं क्या क्या लॉजिक लगाई हुई होगी, सब चेक कर रहे हैं वो रिजेक्ट सेलेक्ट करना, कि @ भी आना चाहिए, .com भी आना चाहिए, ये भी आए वो भी आए, सब वो खुद ही चेक कर रहे हैं। हमें सिर्फ ईमेल लिखना है z.email, बाकी उसका काम है। तो ये ऑब्जेक्ट स्कीमा बन चुका है, ये साइन अप के लिए। अब आपको क्या करना है, लगा देना है इसे जाकर। तो कैसे लगाएंगे, एक काम करते हैं, एपीआई पर, कुछ भी होता है हम एपीआई की फाइल में ही आते हैं सबसे पहले। एपीआई में आकर देखते हैं, यहाँ पर याद आया मुझे कि जॉर्ड को मिडलवेयर के अंदर सेट कर दें, है ना। तो यहाँ पर एपीआई के अंदर आकर हम एक मिडलवेयर लिख देंगे, जो कि होना ऐसा चाहिए, क्या नाम होना चाहिए इसका। किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? जैसे कि ये एपीआई है ना साइन अप की, तो जब भी आप साइन अप की एपीआई यूज़ करेंगे तो ये फंक्शन चलता है। लेकिन मिडलवेयर अगर हो इसमें, तो पहले मिडलवेयर चलेगा फिर फंक्शन चलेगा। तो यहाँ पर एक मिडलवेयर लगा देते हैं जॉर्ड के लिए, कि पहले जॉर्ड ना आने वाली चीज़ों को चेक करे फिर एपीआई पर भेजे। तो इसका आसान सा कोई नाम लिखते हैं, जैसे कि साइन साइन अप मिडल अप, में। साइन अप वैलिडेशन सर, कुछ इस साइन तरह। अप वैलिडेशन मिडलवेयर, हाँ ये अच्छा नाम है, वैलिडेशन मिडलवेयर। साइन अप वैलिडेशन मिडलवेयर के नाम को कॉपी करें। अब ये आएगा कहाँ से, इसके नाम का एक मिडलवेयर बनाना पड़ेगा हमें। मिडलवेयर में चलते हैं, मिडलवेयर के फोल्डर में चलते हैं, ये फोल्डर है पर्पल कलर वाला। इसको राइट क्लिक करके इसके अंदर एक फाइल बनाएं, और इस फाइल का जो नाम है ना, वो रखें आप यूज़र वैलिडेशन मिडलवेयर, यूज़र डॉट वैलिडेशन मिडलवेयर, .js। ये जो फाइल बनी है, यहाँ स्कीमा बनाएंगे, यहाँ पर वो फाइल रहेगी जो आपने मिडलवेयर के तौर में एपीआई के बीच में जिसका नाम लिखा है। तो नाम को कॉपी कर लीजिएगा ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। मैं अपनी राउटर के फाइल में एपीआई से नाम कॉपी कर रहा हूँ, और अपने मिडलवेयर वाले में आ गया वापस, यहाँ आकर मैं इस नाम को पेस्ट कर रहा हूँ। जाहिर है ये नाम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स में स्पेलिंग मिस्टेक है मेरे, 1 मिनट रुकिएगा, एक्सपोर्ट्स डॉट और इससे लाके मिला दिया। ठीक है, उसके बाद ये एक प्रॉपर एपीआई की तरह ही फंक्शन होता है, जो कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट की तरह होता है। एक प्रॉपर्टी इसमें नेक्स्ट की ज़्यादा होती है। अच्छा, उसके बाद जो है ये आपने बना भी दिया। अब कैसे होगा, उसके लिए हमें कंट्रोलर, कंट्रोलर को सामने रखना पड़ेगा। कंट्रोलर के साइन अप के बॉडी के अंदर से ये चीज़ें आ रही हैं, तो जाहिर है इस लाइन को फिर से कॉपी करें, और वापस से अपने वैलिडेशन मिडलवेयर के फाइल में आ जाएं, खाली वाले, इसमें पेस्ट करके कमेंट कर दें। ये चीज़ आने वाली है, कुछ याद है कैसे होगा। एक फॉर्मेट था, एक फॉर्मेट था शायद, आपको याद आ जाए, मुझे भी याद आ जाएगा। वो था, लिख कर रखा था ना हमने कहीं, ये हाँ ये रहा, स्कीमा पार्स कमिंग डाटा, ये चाहिए स्कीमा। स्कीमा का है वो तो बनाया हुआ है हमने, वो तो वैलिडेटर के फोल्डर में यूज़र वैलिडेशन स्कीमा के नाम से है, ये रहा, इसको एक्सपोर्ट भी किया है। इसके नाम को कॉपी करें, और मिडलवेयर के यूज़र वैलिडेशन मिडलवेयर की फाइल को खोलें, यहाँ आके स्कीमा लगा दें। ये आ गया स्कीमा, और इम्पोर्ट भी रिक्वायर भी कर लीजिएगा, कॉन्स्ट
कौन से फाइल से ये आ रहे हैं स्कीमा? वैलिडेटर के फोल्डर से आ रहे हैं, भूलिएगा मत। नीचे होगा सबसे वैलिडेटर का फोल्डर, इसके अंदर यूजर वैलिडेशन स्कीमा की फाइल से आ रही है। ठीक है, लगा दिया। पार्स तो पार्स ही होता है। कमिंग डाटा क्या है? कमिंग डाटा, आपका डाटा कहाँ से आ रहा है? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। बॉडी से। अब इस लाइन की हमें ज़रूरत नहीं है, इस लाइन को साइड में रखें और इसे अनकमेंट कर दें। बस इतना सा काम था, हो गया। इतना सा ही काम था बस। तो ये आपने किसके लिए बना लिया? साइन अप के लिए। इसको लिख दें यहाँ पर, साइन अप। ठीक है, ये साइन अप के लिए बन गया। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप इसके एक स्टेप फॉरवर्ड काम करें। आप अभी से ही ट्राई कैच लगा दें यहाँ पर। ट्राई कैच के अंदर अपना ये वाला जो कोड है वो लिख दिया, और जो एरर, अगर जैसे कि आपको लगता है कि एरर आ सकता है, तो आप यहाँ पर रिटर्न करवा दें, रिस्पॉन्स स्टेटस। क्या होगा? किसकी गलती है डाटा भेजने में? सर्वर की। सर्वर डाटा भेज रहा है आपको बॉडी में। नहीं, क्लाइंट की क्लाइंट 400। तो इस स्टेटस कोड क्या होगा? 400। जेसन के फोर अंदर हंड्रेड हम मैसेज देंगे, और मैसेज में लिखेंगे, कुछ भी लिख दें यहाँ पर, जैसे कुछ भी तो नहीं, यहाँ पर लिखें आप इनवैलिड ईमेल या पासवर्ड आपने गलत दिया है ना, इनवैलिड ईमेल या पासवर्ड। और क्योंकि एरर आपके पास यहाँ पर आ ही रहा है, तो आप एक अच्छा काम ये करें कि कॉमा लगाकर एरर के अंदर एरर शो करा दें। ठीक है, ट्राई कैच में भी आ गया। अब ये ब्रोबस कोड हो गया, इसमें कोई आपकी एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगी। या तो एरर मिलेगा या डाटा मिलेगा, है ना। बीच में क्रैश व्रैश कुछ नहीं है। चलें, लेकिन क्या हमने ये अपनी एपीआई पर लगाया है? इसके नाम को कॉपी करते हैं। एपीआई नहीं। है, लगाया था। राउटर में जाते हैं, एपीआई में जाते हैं, ये देखें बीच में लगाया है। सब रिक्वायरमेंट। हाँ, रिक्वायर ये नहीं लगा। किया है, बिल्कुल रिक्वायर नहीं किया है। तो आए रिक्वायर करते हैं इसे, कॉन्स्ट रिक्वायर करते हैं इसे। कहाँ से आ रहा है ये? मिडलवेयर से आ रहा है, और मिडलवेयर की जगह पर लगा भी हुआ है। मिडलवेयर के फोल्डर में जाएंगे, मिडलवेयर के अंदर से वैलिडेशन मिडलवेयर को निकाल के बाहर लेकर आएंगे, और अब ये लग चुका है। तो दोबारा पीछे चलते हैं, है ना, इस स्टेप बाय स्टेप पीछे चलते हैं। मिडलवेयर लगा दिया, बिल्कुल लगा दिया। कहाँ रिक्वायर किया? कर लिया। कहाँ से आ रहा है ये? मिडलवेयर के फोल्डर में, इस यूजर वैलिडेशन मिडलवेयर से आ रहा है। एक्सपोर्ट किया है आपने? बिल्कुल किया है। आपने क्या किया है? साइन अप स्कीमा पार्स करो, आने वाली बॉडी को ट्राई कैच में भी रखा है। साइन अप स्कीमा कहाँ पर है? आपने मंगवाया है कौन के रिक्वायर करके? बिल्कुल मंगवाया है। साइन अप स्कीमा में जाना पड़ेगा। ये कहाँ पर है? वैलिडेटर का एक फोल्डर है, देखें ये वैलिडेटर का फोल्डर, इसके अंदर एक फाइल है। इस फाइल का नाम है साइन अप स्कीमा। इसको भी एक्सपोर्ट किया है, वहां पर एक्वायर किया था, इसमें ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो होता यह है कि वैलिडेटर वैलिडेशन स्कीमा जो है, जो ऑब्जेक्ट है आपका, मतलब ये जाके कनेक्ट हो रहा है मिडलवेयर में, और मिडलवेयर आपका जाकर कनेक्ट हो रहा है आपके एपीआई के ऊपर राउटर में। तो ऐसे करके ये 3 फाइलों में ये काम हुआ है। ठीक है, तो ये तो हमने कर दिया ना। अब हम साइन अप कर लेते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं इसकी। सर। जी। सर, जो आपने यूजर वैलिडेशन के अंदर नेक्स्ट लगाया वो तो आपने यूज नहीं किया। यूज़र वैलिडेशन के अंदर मिडलवेयर में जाना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं। आप, मेरा ख्याल है इस मिडलवेयर की बात करेंगे, इसके अंदर इस नेक्स्ट की बात करेंगे, ऐसे ही। जी हाँ। जी जी। मेरा ख्याल है कि हमने गलत किया है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें यहाँ नेक्स्ट लगाना चाहिए।
ताकि मिडलवेयर से एपीआई तक तो पहुंचे, वैलिडेशन चेक हो जाए मिडलवेयर में, और उसके बाद फिर एपीआई पर हम उसको भेज दें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यहाँ पर नेक्स्ट आएगा। तो आए टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग में आपको एक यूजर बनाना है, तो क्या करना है, साइन अप। साइन अप में बॉडी के अंदर आपको लिखना होगा, ताहा के नाम से ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं बना दूंगा, यूजर नेम ही है ना, हाँ। इसमें मैं बना दूंगा, एलेक्स के नाम से बना देते हैं। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पर मुझे गलती करनी है तो मैं सबसे पहले यहाँ पर @gmail.com हटाता हूँ। ठीक है। ईमेल को मैं लिख देता हूँ एलेक्स, यूजर नेम भी एलेक्स और पासवर्ड भी Alex1234। चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। 400 बैड रिक्वेस्ट। और जो रिक्वेस्ट है वो इस तरीके से आपको दिखाया गया है कि आपने यहाँ पर रिजेक्ट्स में कोई गलती की, इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट। ठीक है, ये कहाँ से आया है, ऐसा एरर कहाँ से आता है, जॉर्ड का एरर है ये। ठीक है, अब हम पासवर्ड के कैरे इसको सही करते हैं, और पासवर्ड में गलती करते हैं, क्योंकि पासवर्ड देखता है 6, मिनिमम 6 कैरेक्टर चाहिए, फिर से भेजते हैं। अब जॉर्ड ने क्या एरर दिया, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 सिक्स करेक्ट कैरेक्टर। है। करेक्टर्स। तो जॉर्ड काम कर रहे हैं ना, वैलिडेशन हो रही है ना, तो ठीक है। अब हमें क्या करना है, टेस्टिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब हमें अगेन एपीआई पर चलना है। कुछ भी होता है हम पहले एपीआई पर ही जाते हैं, यहीं से सोचना शुरू करते हैं। साइन अप जो है ये तो कर दिया हमने, अब क्या करें, लॉगिन को भी कर दें क्या। लॉगिन में भी बॉडी में डाटा तो आ ही रहा है ना, तो ऊपर वाले के नाम को कॉपी करें, नाम नीचे पेस्ट करके साइन अप मिटाकर क्या कर देंगे, लॉग इन। लॉगिन के नाम को फिर से कॉपी करें और रिक्वायर कर लें कॉमा लगाकर ऊपर। फिर आप ये कहाँ से मंगवा रहे हैं, यूज़र वैलिडेशन मिडलवेयर की फाइल से। यूज़र वैलिडेशन मिडलवेयर की फाइल है ये वाली, जहाँ पर आपने ये कुछ बना कर रखा है। इसकी कॉपी निकालें, कैसे निकालेंगे, शिफ्ट ऑल्ट नीचे वाला बटन। कॉपी निकल गई, 4 लाइनों का गैप दे दें। साइन अप को मिटाकर क्या करेंगे, लॉग इन। और इसके अंदर ट्राई कैच को रहने दें। इसका स्कीमा बनेगा, इसका नाम पहले चेंज होगा। ये हो गया लॉगिन वैलिडेशन मिडलवेयर, बाकी सब वही है। इसका ये शायद ये भी वही रहेगा, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, हाँ ये भी सेम ही रहेगा। सिर्फ ये चीज़ चेंज होगी लाइन नंबर 20 पर, साइन अप स्कीमा। इसका नाम आप क्या कर देंगे, साइन अप की जगह लॉग इन स्कीमा। ये लॉग इन स्कीमा कहाँ से आप लेकर आ रहे हैं, किसी और फाइल से ला रहे हैं जाहिर है। इसको कॉपी करें नाम को, ऊपर देखें साइन अप स्कीमा जो रिक्वायर हुआ है वहां पर कॉमा लगाकर इसका नाम लिखें, और इस फाइल में आपको जाना है। ये जो फाइल है ये है वैलिडेटर के फोल्डर में, यूजर वैलिडेशन स्कीमा। वैलिडेटर के फोल्डर में यूजर वैलिडेशन स्कीमा में आ जाए, और यहाँ पर आकर आपने साइन अप के लिए बनाया हुआ है इसकी कॉपी निकालें। कैसे, शिफ्ट ऑल्ट नीचे वाला बटन, 4 लाइनों का गैप, उसके बाद लॉग इन। लॉग इन के लिए हम बना रहे हैं इसका नाम। अच्छा, मैं आपको एक शॉर्टकट की बताता हूँ। जैसे इससे पहले वाली फाइल में हम थे, तो अगर आपको इससे पहले वाली फाइल में जाना है ना, तो आपको कंट्रोल टैब का बटन दबाना है, तो वो आपको इससे पहले वाली फाइल, जिस भी फाइल में आप थे उसी में लेकर जाएगा। तो हम कंट्रोल टैब दबाते हैं, देखिए हम इस फाइल में आ गए। तो लॉगिन स्कीमा का नाम बेसिकली मुझे कॉपी करना था यहाँ से, तो मैंने कॉपी किया, फिर से मैं कंट्रोल टैब दबाऊंगा, फिर से मैं इस फाइल में आ जाऊंगा। तो बड़ा आसान हो जाता है कंट्रोल टैब से अगर आप काम करें ना। तो पिछली फाइल, अगली फाइल, अगली फाइल, पिछली फाइल, ये इस तरह आप शिफ्ट कर सकते हैं बड़े आराम से। नाम को लॉगिन स्कीमा के नाम से पेस्ट किया, और अंदर की सारी चीज़ें हमारे लिए बेकार हैं। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, क्या रख सकते हैं, क्या हटाना है हमें।
मेरा ख्याल है कि ईमेल रख लेते हैं। ईमेल और पासवर्ड। और पासवर्ड जो है मिनिमम 1 कैरेक्टर हमें इसमें लगाना चाहिए, क्योंकि ये तो फिल करते टाइम का है ना, और वो देते टाइम का होगा। तो यूज़र नेम हम मांग नहीं रहे, इससे यहाँ से हटा देते हैं। ईमेल ऐसे ही रहेगा, इनवैलिड ईमेल। ईमेल के फॉर्मेट में आना चाहिए, ठीक है। पासवर्ड को हम मिनिमम 6 कैरेक्टर का कह रहे हैं कि पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। हाँ तो ठीक है ना, ये भी तो ठीक ही है। पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। 6 कैरेक्टर लिखो लॉग इन करते टाइम। हाँ ये भी ठीक है, सही है। तो एक दफ़ा कंफर्म करें, इसको एक्सपोर्ट किया, नाम है लॉगिन स्कीमा। फिर ये जाता है मिडलवेयर में। मिडलवेयर के फोल्डर में आ जाए, यूज़र वैलिडेशन मिडलवेयर में आ जाए। लॉगिन स्कीमा के नाम से है, बिल्कुल है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में ही आ रही है। हाँ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ही डाटा आ रहा है क्लाइंट के पास से। उसके बाद नेक्स्ट किया है आपने और बाकी सब कुछ ठीक है। लॉगिन वैलिडेशन मिडलवेयर इसका नाम है, एक्सपोर्ट किया है आपने। ये एपीआई पर आपने लगाया होगा। एपीआई यूज़र राउटर। यूज़र राउटर में लॉगिन वैलिडेशन मिडलवेयर को आपने लगाया है, इसे ऊपर से रिक्वायर भी किया है। तो तीनों फाइलों का जो एक कनेक्शन है वो आप बिल्ड कर चुके हैं। अब टेस्टिंग करने की बारी है। आ जाए टेस्टिंग करते हैं। एलेक्स के नाम से लॉगिन वैसे भी हमने नहीं किया हुआ है ना, तो एलेक्स के नाम से लॉगिन करना है हमें। लॉग इन पोस्ट का ही मेथड है। ईमेल और पासवर्ड लिख दिया, इसमें हम पासवर्ड को पहले कम कर देते हैं, सेंड करते हैं। क्योंकि लॉगिन नहीं होगा तो सेशन आईडी नहीं बनेगी। जॉर्ड ने एरर क्या दिया, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। जॉर्ड का एरर आया, ठीक है। और ईमेल में अगर कोई गड़बड़ कर दी, तो जैसे कॉम की जगह कॉन लिख दिया, होता है ना अक्सर, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। तो वो ये भी क्या कर रहे हैं, इसको भी पकड़ ले रहे हैं कि भाई, आप जैसे आदिल भाई कह रहे थे ना कि कैसे हम चेक करेंगे कि ये एट द रेट को देख रहा है या। हमने तो पूरी चीज़ें सही लिखी हैं, एम की जगह एन किया है, वो इसको भी पकड़ ले रहे हैं। इसका फायदा है जॉर्ड के वैलिडेशन का। तो क्या है कि इसको सही कर देंगे, कॉम कर देंगे और सेंड करेंगे। तो ये अब तो नहीं आना चाहिए, अब क्यों आ रहा है भाई। यूजर विद दिस ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट। साइन अप, साइन अप किया? साइन अप नहीं किया हमने। एक मिनट टेबल देखते हैं, रुक जाए रुक जाए। नहीं किया, वैलिडेशन चेक की थी। अच्छा, साइन अप नहीं किया। चलें बना लेते हैं साइन अप। यूजर का नाम था एलेक्स, ठीक है। साइन करते हैं, साइन अप करते हैं, ठीक है। यूजर क्रिएट हो गया, अब लॉग इन करते हैं। लॉग इन हो गया, वेलकम टू वेबसाइट। तो हमने एक यूज़र बना लिया और वैलिडेशन भी कर लिया। मतलब हमने ये कर लिया कि इनपुट जो वैलिडेशन है, लॉगिन के ऊपर हमने चेक किया इनपुट वैलिडेशन को। नहीं किया, चेकिंग करवा देता हूँ मैं आपको। नहीं किया। 1 2 3 4 को मिटाते हैं। देखें, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। इसको सही करते हैं, लॉगिन में ही हूँ मैं अभी। और इसको भी कॉम की जगह कॉन कर देते हैं और सेंड करते हैं। तो यूज़र ईमेल जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट, दोनों में जॉर्ड काम कर रहे हैं। और ये तो एरर जो है ना, ये जॉर्ड से नहीं आया, ये एरर किसी आपके इफ एल्स से आया है, ये जो एरर आया है। तो खैर, वैलिडेशन आपने जो लगाई है और जॉर्ड की जो आपने लगाई हुई है, वो दोनों मिलाकर एक अच्छा। चलिए एक बार। अच्छा, तो हम क्या कर चुके हैं, हम अपने इस वाले स्टेप को भी कंप्लीट कर चुके हैं। इनपुट वैलिडेशन जो है ना, इससे भी हम कंप्लीट कर चुके हैं।
अब हमें अगला काम जो करना है कल, आज नहीं, वो ये करना है कि रेट लिमिट को सेट करना है, ताकि 1 मिनट में कितने, उसको या 15 मिनट में 5 दफ़ा लॉगिन करने की इजाज़त हम उसे देंगे, उससे ज़्यादा नहीं वो कर सकता लॉगिन। तो रेट लिमिट सेट करना है, कनेक्शन पूलिंग और बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम करेंगे, और हमें इसका एक फ्रंट एंड भी बनवाना है। फ्रंट एंड जो है वो मैंने ये सोचा है कि हम जेमिनाई CLI से कहेंगे कि वो हमें अच्छी से कोई फ्रंट एंड बना कर दे दे। तो ये फ्रंट एंड जो है वो क्योंकि AI से करवाना है तो जेमिनाई CLI से करवाएंगे। बाकी कुछ चीज़ें रह गई हैं, 2 4, वो हम कर लेंगे कंप्लीट 1 दिन में या फिर मैक्सिमम 2 दिन में। तो